दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। जब भी कोर्ट कचहरी की बात आती है तो लोगों के दिमाग में वही डायलॉग गूंजता है। तारीख पर तारीख तारीख मिल रही है जज साहब, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा है। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब सुप्रीम कोर्ट में सूर्या युग की शुरुआत हो चुकी है। सूर्या काल की शुरुआत हो चुकी है। नए सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसके बाद देश की जनता खुशी से झूम रही है। देश की जनता जो उम्मीद कर रही थी, ऐसा लग रहा है कि उसकी उम्मीदें अब जस्टिस सूर्यकांत पूरी कर देंगे। क्या कुछ कहा है जस्टिस सूर्यकांत ने, दोस्तों विस्तार से आपको बताएंगे। दोस्तों इस समय देश में सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो वो ईवीएम का मुद्दा है। बाकी एसआईआर सेकेंडरी मुद्दा हो जाता है, महंगाई बेरोजगारी भी सेकेंडरी मुद्दा हो जाता है। ईवीएम को लेकर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्ष का ऐसा शायद कोई नेता हो जिसने ईवीएम के मुद्दे पर सवाल ना खड़ा किया हो। जब भी ईवीएम की बात आती है तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्या ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है? क्या ईवीएम हैक किया जा सकता है? तो दोस्तों इस सवाल का न सिर्फ जवाब मिला बल्कि सबूत भी अब दिखाए जा रहे हैं। अवध ओझा सर को तो आप लोग जानते होंगे। अवध ओझा सर किसी परिचय पहचान के मोहताज नहीं हैं। जब एक कार्यक्रम में अवध ओझा सर से सवाल पूछा गया कि क्या सर ईवीएम हैक हो सकती है, तो इस सवाल के जवाब में ओझा सर ने न सिर्फ सबूत दिखाए बल्कि उन्होंने ईवीएम का मतलब भी कायदे से समझा दिया। और ओझा सर के इस बयान के बाद ईवीएम प्रेमियों में भगदड़ मची हुई है। चुनाव आयोग में हड़कंप मचा हुआ है। तो चलिए दोस्तों बिना देर के आपको दिखाते हैं कि ईवीएम का मतलब क्या बता रहे हैं ओझा सर। जरा हैक देखिए। होता है। बिल्कुल होता है। अरे महाराज, दिल्ली में 2 बार आम आदमी पार्टी फुल मेजोरिटी के, ममता दीदी बीजेपी पूरा जोर लगाई थी। आज मैं यहां से कह के जा रहा हूं, ममता दीदी चुनाव नहीं हारे। तो वहां ईवीएम काम नहीं करेगा। वहां अगर ममता दीदी हार गई तो ईवीएम का सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। 30 स्टेट है, 10 दे देना। हम कैसे कह रहे हैं? हम लॉजिक बताओ। हाँ, बताओ हमको। भाई लोग कहेंगे अच्छा बिहार में तो ईवीएम चल गया, अब अगर बंगाल भी बीजेपी जीत गई तो ईवीएम वाला कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाएगा। हाँ। लेकिन जैसे ही बीजेपी बंगाल हारेगी तो बीजेपी का तुरंत आईटी विंग खड़ा हो जाएगा कि अब ईवीएम नहीं चला, कर्नाटक में ईवीएम नहीं चला। बीजेपी एक फ्रंट पे थोड़ी खेलती है। ईवीएम का नाम है इटरनली विक्टोरियस मोदी। क्या नाम है? इटरनली विक्टोरियस मोदी। जब तक रहेगी इटरनली। तो फिर लोग पूछेंगे 2 बार आप क्लीन स्वीप कर गए लगभग दिल्ली में, तो ये इटरनली विक्टोरियस मोदी फिर वहां का काम नहीं किया? अरे तो राजनीति है ना। एक आध स्टेट तो जो लोग खतरनाक होते हैं उनको देना पड़ता है, नहीं तो वो अगर आपके पीछे पड़ जाएंगे तो सुना आपने, अवध ओझा सर ने साफ तौर से कहा है कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है। दोस्तों अवध ओझा सर की बात में वजन है। अवध ओझा सर ने अगर ये बात कही है तो जाहिर तौर पर उन्होंने कुछ देखा होगा, कुछ सुना होगा। और आपको ये भी बता दें, अवध ओझा सर सिर्फ टीचर नहीं हैं, उन्होंने चुनाव भी लड़ा है। और जब ये चुनाव हार गए थे तो साफ तौर से इन्होंने कह दिया था कि ईवीएम की वजह से मैं चुनाव हारा हूँ। तो इन्होंने ईवीएम का मतलब बताया है इटरनली विक्टोरियस मोदी, मतलब जब तक ये है मोदी जी हारने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर अवध ओझा जी ने न सिर्फ ईवीएम का मतलब बताया बल्कि लॉजिक के हिसाब से तार्किक जवाब दिया है कि कैसे सत्ताधारी पार्टी के लोग ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं, कैसे कुछ राज्य छोड़ देते हैं और कुछ राज्य जीत लेते हैं जिससे शक ना हो कि यहाँ पर चोरी की जा रही है। अवध ओझा सर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। जो भी ये वीडियो देख रहा है, सुन रहा है, वो अवध ओझा जी की बातों से सहमत हो रहा है। एक यूज़र लिखते हैं, सोशल मीडिया यूज़र लिखते हैं, वेरीफाइड अकाउंट है इनका, देखिए ये लिखते हैं कि मैं बिल्कुल ओझा सर की बातों से सहमत हूँ। जब हर बड़ी टेक्नोलॉजी हैक हो सकती है तो ईवीएम पर सवाल क्यों ना हो। दुनिया में ऐसी कोई भी तकनीक नहीं जो 100% अचूक हो। बैंक हैक होते हैं, सरकारी डेटाबेस लीक होते हैं, यहाँ तक कि चुनावी सिस्टम भी कई देशों में विवाद में रहे हैं। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को आलोचना से परे क्यों माना जाए। दोस्तों ईवीएम का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन दिक्कत यह है कि ईवीएम
कि बात सिर्फ नतीजे के बाद होती है। जब भी कहीं चुनाव होता है, नतीजे जब आते हैं, जब कोई हार जाता है, तब ईवीएम के खिलाफ ज़ोर शोर से बोला जाता है। लेकिन जब चुनाव नहीं होता है तो नील बटा सन्नाटा हो जाता है, और जब नील बटा सन्नाटा हो जाता है तो उसी का फ़ायदा इलेक्शन कमीशन भी उठाता है। इलेक्शन कमीशन को भी लगता है कि भाई ये तो हार गए इसलिए बोल रहे हैं। विपक्ष आखिर इस पूरे मुद्दे को लेकर एकजुट क्यों नहीं है? मैं बार बार कहता हूं कि विपक्ष के नेता हमेशा ईवीएम पर बोलते हैं, लेकिन अलग अलग मंचों पर, अलग अलग समय पर। किसी ने सोमवार को बोला तो किसी ने मंगलवार को बोला, किसी ने मुंबई में बोला तो किसी ने कोलकाता लखनऊ में बोला। एकजुटता क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया पर ईवीएम को लेकर बड़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ईवीएम को लेकर विपक्ष लड़ाई नहीं लड़ रहा है। विपक्ष लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन उसमें एकजुटता नज़र नहीं आ रही है। ईवीएम के खिलाफ 3 मोर्चों पर इस समय लड़ाई लड़ी जा रही है। कुछ लोग सड़क पर उतरते हैं तो कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। एडीआर नाम की संस्था लगातार ईवीएम को लेकर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाती रही है, और कहा जा रहा है कि फिर से नए सिरे से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई जानी है, क्योंकि सूर्यकांत साहब ने सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोल दिए हैं। दोस्तों, सीजेआई सूर्यकांत ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसके बाद लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। इनका एक ताज़ा बयान अभी अभी सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं, मैं गरीब के लिए हूँ, आधी रात तक कोर्ट में बैठ सकता हूँ। दोस्तों, इनके बयान के कई मायने मतलब निकाले जा रहे हैं। जहां कई लोग उनके इस बयान से खुश हैं तो कई लोग उनके इस बयान की आलोचना भी कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सीजेआई साहब ने इतनी बड़ी बात तो कही, कम से कम उन्होंने ये कहा, तो उनके इस बयान का स्वागत करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने तारीख पर तारीख वाले सिस्टम पर करारा चोट कर दिया है। दोस्तों, इस हेडलाइन को देखिए, अब तारीख पर तारीख नहीं चलेगी। सीजेआई सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट में किए बड़े बदलाव, मामलों में अब तुरंत सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में 1 दिसंबर 2025 से बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। सीजेआई सूर्यकांत ने मौखिक मेंशनिंग और अर्जेंट लिस्टिंग की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और तत्काल राहत वाले मामलों को प्राथमिकता मिलेगी। अब वरिष्ठ वकील मेंशनिंग नहीं करेंगे, जिससे अनावश्यक अर्जेंट मामलों में कमी आएगी। तारीख पर तारीख की प्रथा ख़त्म होगी। तो ये जो तारीख पर तारीख वाला सिस्टम है, ये दोस्तों न्याय में बाधा का काम करता है। और आज से नहीं, जब से न्यायिक व्यवस्था की हमारे देश में शुरुआत हुई है तब से ऐसा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट में 90 से 95 हज़ार केसेस पेंडिंग हैं। सोचिए दोस्तों, और हमारे देश में न्याय कितनी देरी से मिलता है ये भी आप लोग जानते हैं। और जहाँ तक ईवीएम की बात है, तो ईवीएम के कई मामले इस समय सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। मेंशनिंग नहीं किए गए हैं, उन्हें अभी लिस्टिंग नहीं किया गया है। लेकिन नए सीजेआई के इस तेवर से ऐसा लग रहा है कि वो अब हर ज़रूरी मुद्दों पर तत्काल सुनवाई करेंगे। वो साफ तौर से कह रहे हैं कि मैं सबसे गरीब पक्षकार के लिए हूँ, मैं यहाँ सबसे गरीब पक्षकार के लिए हूँ, आधी रात तक यहाँ पर हूँ। दोस्तों, ऐसा ऐलान इससे पहले किसी भी सीजेआई ने नहीं किया था कि मैं गरीबों के लिए हूँ। और सुप्रीम कोर्ट में कोई अर्जेंट केस आ जाए, गरीबों का आ जाए या कोई ज़रूरी केस आ जाए, तो आधी रात तक भी सुप्रीम कोर्ट चल सकता है। इसके अलावा सीजेआई सूर्यकांत ने एक बड़ा ऐलान करते हुए साफ तौर से कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में अब नियमित प्रगति रिपोर्ट जारी की जाएगी। अनिश्चितता खत्म करने के लिए सीजेआई सूर्यकांत ने एक नई पहल की है। उन्होंने वकीलों और वादियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई की सूची कॉल लिस्ट में होने वाली अनिश्चितता को कम करने के लिए लिस्टिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। नए सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने वादा किया है कि सुप्रीम कोर्ट प्रशासन अब कानूनी बिरादरी को अपने कार्यों और निर्णयों के बारे में नियमित रूप से सूचित करेगा। यानी जो पारदर्शिता का दौर है वो अब सुप्रीम कोर्ट में शुरू होने वाला है। तो बड़ा सवाल ये है कि जो ईवीएम के मामले लंबित हैं, जो याचिकाएं अभी सुप्रीम कोर्ट में हैं, क्या उन मामलों को भी लिस्टिंग किया जाएगा? दोस्तों, संकेत तो साफ तौर से दिख रहा है। जिस तरीके से नए सीजेआई जैसे सूर्यकांत तेवर दिखा रहे हैं, उसे लग रहा है हर वो ज़रूरी मामलों पर सुनवाई करेंगे। और इस समय विपक्ष के लिए सबसे ज़रूरी मुद्दा है ईवीएम का। तो ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द ईवीएम पर तारीख मिलेगी और इस पर हियरिंग भी शुरू हो सकती है। बहरहाल, इस वीडियो में इतना ही। नए सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत से आपको कितनी उम्मीदें हैं और ईवीएम पर आपको कितना विश्वास है, राय दीजिएगा। धन्यवाद।